আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। बांग्लादेश पॉलिटिक्स में आने वाले समय में कितना इम्पोर्टेंट रोल आप देखते हैं तारिक रहमान? तारिक रहमान बांग्लादेश के सर्वे सर्वा हो गए हैं। আমি তারেক রহমান সশস্ত্র চিত্রে শপথ করিতেছি যে जो दो पार्टीज हैं विच हैव बीन इन पावर, जैसे वो कहते हैं द बैटल ऑफ द बेगम्स, मतलब दोनों थी, बेगम जिया और बेगम शेख हसीना, इन दोनों में लड़ाई होती रहती थी। सो दे वांटेड टू मूव बियॉन्ड द बेगम्स। 18 से ज़्यादा सीटें आज तक जमाते इस्लामी को इलेक्शंस में मिली नहीं। इस बार आप 60 से ऊपर सीटें ये मिली हैं। जमाते इस्लामी अपने मैनिफेस्टो में दे हैव बीन मेकिंग द राइट नॉइजेस, परंतु वहाँ की जो विमेन कंस्टिट्यूएंसी है उनको उन्होंने बहुत ही नाराज़ कर दिया। मोहम्मद यूनुस वाज सो वेरी मच इन्वेस्टेड with the Jamaat Islami, with the Islamist thought. सिक्योरिटी स्टेबिलिटी तो ला नहीं पाए और इलेक्शंस भी उनको मजबूरी में कराने पड़े, नहीं तो वो नहीं करना नहीं करवाते। चाहते थे। जिस प्रकार की उन्होंने ओपनिंग दिया पाकिस्तान को, वहाँ से उनके ISI, वहाँ से उनकी आर्मी के जो चीफ आए, उनके साथ रिलेशनशिप आपने बढ़ाए और बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देना विच वाज लाइक एंटी नेबर, एंटी इंडिया। নেপাল, ভুটান ও সেভেন সিস্টার্সকে নিয়ে এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। No, absolutely. जब वो चाइना गए, he said that we are the guardian of the Bay of Bengal, we are the guardian of the Indian Ocean. जो सेवन सिस्टर्स हैं ऊपर, that वो एक्सेस जो है वो हमारे थ्रू चाइना को मिल सकता है। और एक डिस्टॉर्टेड मैप भी प्रेजेंट करते हैं। ही डिडंट शो देम एज अ पार्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा ये बांग्लादेश का पार्ट है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, इस नेक्सस के बारे में बहुत बात हो रही है। चीन तो अपने जो फुटप्रिंट है, अपने जो कदम है यहाँ पर, वो बढ़ाने का प्रयास करेगा। बांग्लादेश को इस वक्त बैलेंस करने की कितनी ज़रूरत है अपनी टाइज इंडो पैसिफिक रीजन में? शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन कितना चैलेंजिंग होने वाला है भारत और बांग्लादेश के टाइज के? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्मृति रस्तोगी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को आज डिकोड करने के लिए ये मंथन हो रहा है। बांग्लादेश इलेक्शन को लेकर के पहले भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ, लेकिन फ़िलहाल ये है कि इलेक्शंस हो गए हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ इमर्ज होती है। तारिक रहमान 17 साल की एग्ज़ाइल के बाद वापसी करते हैं और BNP का चेहरा बनते हैं और कमान बांग्लादेश की अपने हाथों में ले लेते हैं। एक बड़ा चेहरा है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स का इस वक्त। और वहीं पे जमात इस्लामी की बात करूं तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, अच्छे खासे नंबर जमात इस्लामी को भी मिले हैं। लेकिन सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि जब ये इलेक्शंस हो रहे थे, बहुत क्लोजली पूरा वर्ल्ड इनको देख रहा था। चाइना हो, US हो, पाकिस्तान हो, पर्टिकुलरली भारत, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई थे। बांग्लादेश चुनाव को डिकोड करने के लिए, इन रिजल्ट्स को डिकोड करने के लिए तारिक रहमान के हाथों में अब बांग्लादेश की कमान है। इन सब विषयों को डिकोड करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत कुछ जियोपॉलिटिकली हो रहा है, लेकिन सबसे पहले क्योंकि ये बिल्कुल हमारे पड़ोसी देश में जो चुनाव हुए हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जैसा मैंने बोला इस वक्त पावर में आ गई है। तारिक रहमान का जो करियर है वो कंट्रोवर्सी से बहुत घिरा हुआ रहा। 2007 में करप्शन के चार्जेस में अरेस्ट होते हैं, उसके बाद लंदन चले जाते हैं, फिर सेंटेंस फॉर लाइफ हो जाते हैं कि शेख हसीना की रैली पे अटैक को लेकर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर फाइनली 17 साल बाद वापस आते हैं। 2024 में अपराइजिंग होती है, शेख हसीना हटती हैं, वापस आते हैं और इस वक्त एक बड़ा मुख्य प्रमुख चेहरा बांग्लादेश पॉलिटिक्स के इस वक्त वो हैं। कितना बड़ा रोल, क्योंकि अब कमान पूरी उनके हाथ में है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उनको कोalition की भी ज़रूरत नहीं है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, नंबर्स हैव फेवर्ड देम, लोगों ने अपना मत बता दिया। बांग्लादेश पॉलिटिक्स में आने वाले समय में कितना इम्पोर्टेंट रोल आप देखते हैं?
तारिक जी, रहमान का। फिर से बहुत धन्यवाद स्मृति, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ जो इस समय तारिक रहमान बांग्लादेश के सर्वे सर्वा हो गए हैं। जो जैसे आपने बताया 210 सीटों से ऊपर 300 में से जो इलेक्शंस हुए हैं 210 से ज़्यादा उनके पास आई हैं, मतलब 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है। तो जो कुछ वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो इसीलिए उनके पास पावर बहुत ज़्यादा है। परंतु डेमोक्रेसी में हम यही कहते हैं जो अगर पावर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है, अकाउंटेबिलिटी भी बहुत है, क्योंकि उनके पास अब कोई ऐसा वो नहीं होगा, नहीं कह पाएंगे जो मेरे पास तो पूरी शक्ति नहीं थी, मैं तो डिपेंडेंट था बाहर किसी और पार्टी पर सपोर्ट के लिए, समर्थन के लिए। नहीं, वो तो सभी कुछ अपने आप वो कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ जो आगे के चलते हुए बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में उनका बहुत ही अहम रोल होने वाला है, और अब ये उन पर निर्भर करेगा जो वो इस रोल को कैसे निभाते हैं। क्योंकि देखिए, हालांकि वो अपने को प्रेप कर रहे हैं, प्राइम अप कर रहे हैं काफ़ी साल से। 2007 से जैसे आपने बताया वहाँ पर हैं, लंदन में रहे हैं, 17 साल के बाद वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो परंतु ऐसा नहीं है दैट ही इज़ टोटली डिसोसिएटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द पॉलिटिक्स। आपको याद होगा जो जब मोहम्मद यूनुस जो इनके चीफ एडवाइज़र थे, वो भी जब लंदन गए थे तो उनकी तारिक रहमान से मुलाकात हुई थी, वहाँ पर बात हुई थी। तो वहाँ पर ये रैलीज़ भी बांग्लादेश में, ऑल्दो ही इज़ बीन एक्साइल्ड, परंतु रैलीज़ वो एड्रेस करते रहे हैं ऑनलाइन। सो ही हैज़ नॉट बीन एन अननोन फिगर, बिल्कुल ही ऐसा चेहरा जो कि लोगों को मालूम नहीं हो। सो अभी वो करीब 60 साल के हो गए हैं, बट ही हैज़ बीन फुल्ली इन्वेस्टेड हिमसेल्फ इन वट एवर इज़ हैपनिंग इन बांग्लादेश। तो इसीलिए वो अभी आए हैं, और 25 दिसंबर को आए, तो मतलब अभी तो उनके 2 महीने भी नहीं हुए, इट इज़ जस्ट अ लिटिल मोर देन अ मंथ, और वो ऐसी पोजीशन में आ गए हैं जैसे उनकी माता की मृत्यु हुई, बेगम खालिदा जिया, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं 2 बारी। तो जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद ही इनको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वहाँ बना दिया गया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का। एंड टू हिज क्रेडिट आई वुड से he has made all the right noises as far as the major issues that confront Bangladesh today. तो उन्होंने जो कुछ कहा है और जो अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बनाया है वगैरह, वो बड़ा अच्छा किया है, ठीक किया है। Now as they say, the proof of the pudding is in the eating. अब वो क्या करते हैं, क्या नीतियाँ अपनाते हैं, क्या पॉलिसीज़ वो फॉलो करते हैं, इसके ऊपर निर्भर करेगा जो आगे वहाँ पर बांग्लादेश का हालात कैसे होने वाले हैं, और जो इस पूरे क्षेत्र का ईस्ट ऑफ इंडिया उसमें उसका क्या हाल होने वाला है। और एक और बात सर बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि इससे पहले जो चुनाव जो पावर में थे बीएनपी, वो जमात के साथ पावर में थी, इस बार जमात ऑपोजिशन में है। तो ये कहना कि क्योंकि बहुत अटकलें थी कि भारत के लिए बहुत एक क्वेश्चनेबल सिचुएशन हो जाएगी, तो ये जो कुछ अटकलें थी वो तो दूर होती हैं क्योंकि वो ऑपोजिशन में है जमात, और कंफर्टेबली एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं तारिक रहमान। लेकिन उनके लिए इंटरनली एक चैलेंज रहेगा क्योंकि अवामी लीग को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से बैन कर दिया गया, इस चुनाव में भी उनको बैन कर दिया गया। अब अवामी लीग एक बहुत बड़ी 15 सालों तक रूल किया, तो एक बड़े तबके में उनके सपोर्टर्स हैं बांग्लादेश में, उनको समझाना या उनको अपने साइड में लेकर के आना या वो आइस ब्रेक करना अवामी लीग के साथ, वो कितना ज़रूरी रहेगा? क्या स्ट्रैटेजी आपको लगता है कि क्या होने वाली है? जी, आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें किए हैं स्मृति। एक तो है जमात का रोल क्या होने वाला है, क्योंकि हालांकि काफ़ी रिड्यूस्ड पार्टी है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, क्योंकि अगर हम देखें बांग्लादेश नेशनलिस्ट की 2/3 मेजॉरिटी है, किसी और के ऊपर समर्थन के लिए वो मोहताज नहीं है। परंतु फिर भी अगर जमात इस्लामी का देखा जाए तो करीब उनका जो 11 पार्टी का अलायंस था वो करीब 70 से ऊपर उनको सीट मिल गई है। जमात इस्लामी को खुद करीब 60 से ऊपर सीट मिली है। एक और बात सर, 18 से ज़्यादा सीटें आज तक जमात इस्लामी को इलेक्शंस में मिली नहीं। इस बार आप 60 से ऊपर सीटें ये मिली हैं। ये भी, इसको भी समझना, डिकोड करना बहुत ज़रूरी है।
हाँ नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसमें देखिए ये करीब 4 गुना उनकी सीटें बढ़ी हैं। जो पहले उनको सबसे ज़्यादा मिली थी 1991 के इलेक्शन में 12.4% उनको इलेक्शन में मिली थी, हालांकि सीटें कम मिली थी। परंतु 2001 के इलेक्शन में जैसे जब जो आपने बताया है जो वो बीएनपी के साथ आ गई थी, तो तब उनको करीब 4.1% मिला, परंतु सीट उनको 18 मिली जैसे आपने बताया। परंतु अब उनको सीट करीब 4 गुना उससे ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसका कारण भी हम बात कर सकते हैं उसमें। देखिए क्योंकि अवामी लीग को हटा दिया गया और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनके तो पास ऑप्शन नहीं था, उसके पास ऑप्शन नहीं था और उनके पास एक लहर थी। और कुछ लोग ये सोचते हैं जो 2 पार्टीज हैं विच आर बीन इन पावर, जैसे वो कहते हैं द बैटल ऑफ द बेगम्स, मतलब दोनों थी, बेगम जिया और बेगम शेख हसीना, इन दोनों में लड़ाई होती रहती थी। सो दे वांटेड टू मूव बियॉन्ड द बेगम्स। और फिर उन्होंने कहा कौन सी ऐसी पार्टी है, वो उन्होंने जमात इस्लामी का किया। हालांकि अगर उनके बारे में भी बात करें तो जमात इस्लामी अपने मैनिफेस्टो में दे हैव बीन मेकिंग द राइट नॉइजेस, परंतु वहाँ की जो विमेन कंस्टिट्यूएंसी है उनको उन्होंने बहुत ही नाराज़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा ये जो विमेन हैं दे आर नॉट बॉर्न टू लीड, वो लीडरशिप रोल नहीं कर सकती हैं, ईश्वर ने, अल्लाह ने उनको ऐसा नहीं बनाया है। फिर उनको बाहर जाकर काम नहीं करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ अकिन टू कमोडिफिकेशन ऑफ विमेन, दिस इज़ लाइक प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उससे वहाँ की जो महिलाएं हैं तो वो बहुत इससे उत्तेजित हुई हैं, बहुत नाराज़ हुई हैं। तो मैं ये कहूँगा जो बीएनपी की जो अभी जो विक्ट्री है और क्योंकि पहले कहा जाता था जो बीएनपी और जमात इस्लामी ये बिल्कुल नेक टू नेक ट्रैवल कर रही हैं, एक को 45% है, दूसरे को 43% है, बीएनपी विल बी अहेड। परंतु अब ऐसा लगता है जो करीब 24-26% सपोर्ट मिला है जमात इस्लामी को और वो न्यू वोटर्स से काफ़ी हद तक आया है। जो स्टूडेंट अपराइजिंग का पार्ट रहे हैं, मैं कुछ हद तक है, परंतु मैं समझता हूँ जो यूथ ने बहुत अधिक मात्रा में बीएनपी को भी सपोर्ट किया है। क्योंकि अगर यूथ अपराइजिंग को जो सपोर्ट करते ज़्यादा लोग, देखिए सबसे ज़्यादा हुआ था ढाका में इस जो नई पार्टी बनी है एनसीपी, न्यू सिटीजन्स पार्टी, जिसमें ये सभी जो स्टूडेंट्स थे ढाका यूनिवर्सिटी के वगैरह वगैरह जो सामने आ गए थे, नाहिद इस्लाम वगैरह वगैरह, एक भी सीट वो जीत नहीं पाए हैं। सारी जो सीटें हैं ढाका की वो सब बीएनपी को गई हैं। तो इसीलिए आई डोंट थिंक दे हैव बीन एबल टू कट मच आइस, एनसीपी, जमात एक्सेट्रा। और जो विमेन कंस्टिट्यूंसी है वो बीएनपी के पास आया है और वो जो यंग वोटर्स हैं वो भी इनके पास आया है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा जो आपका ये प्रश्न था जो जमात का क्या वो है, तो उनका प्रोफाइल जो है वो बड़ा है जो पहले उसमें है। हालांकि दे डोंट हैव, सो दे माइट नॉट हैव अ रोल टू प्ले इन पावर, परंतु एज फार एज आइडियोलॉजी इज कंसर्न ये मत सोचिए जो उनकी आइडियोलॉजी डिफीट हुई है। मैं आपसे यही सवाल करना चाह रही थी परंतु अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि आपने एक दूसरा भी प्रश्न पूछा था, उसको मैं अगर पूरा वो कर लूं। आपने अवामी लीग के बारे में पूछा था, जो अवामी लीग को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं कर, वोटर्स को कैसे यूनाइट कर पाएंगे। तो देखिए मुझे तो ऐसा लगता है जो ऐसी पार्टीज होती हैं, हमने और डेमोक्रेसीज में भी देखा है, वो हार्डकोर सपोर्ट होता है। तो इसीलिए जो इनकी आइडियोलॉजी भी होती है वो काफ़ी अंतर है। बीएनपी की अगर आप देखें, दे हैव बीन ट्राइंग टू कम मोर टू द सेंटर, राइट ऑफ द सेंटर हैं, परंतु दे हैव बीन ट्राइंग टू कम मोर टू द सेंटर, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टो, इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट्स दैट हैव बीन मेड बाय तारिक रहमान। Awami League is very much to the left of the center, और इसीलिए as far as minority rights are concerned, as far as women are concerned, liberal democracy, secularism वगैरह वगैरह वो उनकी तरफ वो है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ जो उनको अपने आप में मिलाना उनके लिए मुश्किल होगा आगे चलते हुए। आई थिंक मैंने ये इलेक्शन से पहले भी बोला था, जो अगर स्टेट्समैन एक इमेज बताना चाहते हैं तारिक रहमान, तो वो इसको, और ये भारत ने भी कहा था दैट वी वांट इंक्लूसिव इलेक्शंस, फ्री फेयर इंक्लूसिव क्रेडिबल। फ्री फेयर तो आप कह सकते हैं ज़्यादा, इतना ज़्यादा वायलेंस नहीं हो, थोड़ी बहुत हुई।
क्रेडिबल करीब 55-60% ने यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया है, सो क्रेडिबिलिटी उससे आ जाती है। इंक्लूसिविटी नहीं है, ऑल्दो वी आर नॉट स्टिकिंग बाय दैट इंक्लूसिविटी, परंतु आगे चलते हुए जैसे अभी शेख हसीना ने भी कहा है, जो इतने बड़े तबके को आप डिसएनफ्रेंचाइज करके, एक्सक्लूड करके, you will not be able to get peace, security, stability. And the first element that Mr. Tariq Rahman has said, जो उनकी पहली क्या प्रायोरिटी होगी, that will be getting peace and stability in the country. तो इसीलिए आगे चलते हुए slowly, gradually उनका जो बैन है उनके ऊपर, उसको भी थोड़ा बहुत हाँ लिफ्ट करना पड़ेगा, स्लोली प्रोग्रेसिवली, क्योंकि उनको अपने साथ मिलाना तो मेरे विचार से ये संभव नहीं हो पाएगा, रियलिस्टिक नहीं हो पाएगा कि वो सपोर्टर्स को यूनाइट कर पाना, क्योंकि एक आपने बोला एक अलग आइडियोलॉजी है, एक अलग पार्टी है, 15 साल तक रूल किया बांग्लादेश पे, तो अलग एक सेट ऑफ थॉट्स के तहत चलती होगी। और ये 15 साल तो इस बार ही, इससे पहले भी उन्होंने रूल शेख किया हसीना है, हैज बीन इन पावर एंड दे हैव बीन सॉर्ट ऑफ, यू नो, जो मुक्ति वाहिनी, मुक्ति योद्धा, लिबरेशन स्ट्रगल सारी उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। इट्स बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश इन 1971 दैट पार्टी हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस। तो उसको आप एकदम वो तो कर दिया गया क्योंकि मोहम्मद यूनुस आए यहाँ पर। मोहम्मद यूनुस वाज सो वेरी मच इन्वेस्टेड विद द जमात इस्लामी, विद द इस्लामिस्ट थॉट, तो इसीलिए उन्होंने कहा, एंड बिकॉज ही हैड अ पर्सनल एक्ट टू ग्राइंड अगेंस्ट शेख हसीना, तो इसीलिए उन्होंने उनको बैन कर दिया। परंतु आगे चलते हुए मेरे विचार से उनको ज़रूर मेन स्ट्रीम में लाने की आवश्यकता है। और एक हेल्दी डेमोक्रेसी सर काम भी ऐसे ही करती है कि ये बैन बहुत जल्दी बहुत देर तक चल नहीं सकता, इसको लिफ्ट करना ज़रूरी पड़ेगा, क्योंकि एक हेल्दी एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में आप एक ऑटोक्रेटिक रूल फिर स्लोली एंड स्टडीली वो वही चीज़ हो जाएगी, रिपीट ऑफ व्हाट द पीपल सफर्ड फ्रॉम शेख हसीना's टेन्योर। जी बिल्कुल सर, आपने मुझे बताया कि जमाते इस्लामी के बारे में जो हमारा डिस्कशन हुआ कि पहले 18 सीटों तक सीमित थी, मैक्सिमम था, अब इस बार 60+ सीटें इनके फेवर में आई हैं और कोalition में 70+ पोजीशन सीटें इनके, तो बहुत अच्छा मैसिव गेन इनको भी मिला है जमाते इस्लामी को। आपने एक बात बोली कि मे बी द एब्सेंस ऑफ आवामी लीग एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि वो डेंट हुआ वोट शेयर में, और वो कहीं ना कहीं इधर उधर करते इनके भी फेवर में आ जाते हैं, ये इस्लामिक पार्टी के फेवर में। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि आपने बोला आइडियोलॉजी डिफीट नहीं होती, ये मेरा सवाल था कि इस रिज़ल्ट से क्या ये क्लियर हुआ कि जो लोग हैं, जो आवाम है बांग्लादेश की, उसने बांग्लादेश को रिलीजियस आइडेंटिटी से ऊपर चूज़ किया फॉर द बेटरमेंट ऑफ बांग्लादेश, या जैसे कि आपने बोला आवामी लीग की वजह से, डेंट की वजह से इनका एक वोट शेयर बढ़ा, या स्लोली एंड स्टडीली जो नंबर इंक्रीज हुए वो आइडियोलॉजिकल जो है, वो आइडेंटिटी है, वो है लोगों में, वो स्लोली एंड स्टडीली वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है उसकी वजह से, उसकी तरफ। तीनों में से आपने मुझे आवामी लीग समझाया, बाकी दोनों का मुझे बताइए। जी देखिए, मैं समझता हूँ जो ये ऐसा नहीं है दैट बांग्लादेश पीपल are tilting towards fundamentalism और religious extremism वगैरह, मैं उसमें नहीं सोचता हूँ। एक्चुअली एज ए ये जो रिज़ल्ट आया है, नतीजा आया है, इससे सबसे पहले मैं बांग्लादेश की जनता को मुबारक देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, बिकॉज़ ये समझा जाता था जो ये जमात इस्लामी और वो साथ में बिल्कुल एक टक्कर की वो उनके बीच में कॉम्पिटिशन है, मोमेंटम बन रहा था, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पेट्रनेज ऑफ द पावर दैट वॉज देयर। मोहम्मद यूनुस क्योंकि उन्होंने पहले वो बैंड थे, उन्होंने उनको जेल से रिहा कर दिया, सभी तरीके के इंडिपेंडेंस दी, सभी तरीके की सहूलियत दी उनको। सो यू नो, जो भी वो एक्शन करते थे, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के विरुद्ध हो, चाहे वो विमेन के विरुद्ध हो, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया गया, कोई बंदिश नहीं लगाई गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ जब तक कि जो भी पावर है, अथॉरिटी जो है, वो जब तक सपोर्ट नहीं करेगी ये इस्लामिस्ट पार्टीज को, तो वो ऊपर अपने आप नहीं उठ पाएंगे। और ऐसा पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश की कि लोगों को ये फंडामेंटलिस्ट पार्टी, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी या ये शरिया लॉ ड्रिवन पार्टी या गवर्नमेंट चाहिए,
तो ये एक कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बनाने की भी मोहम्मद यूनुस ने ये कोशिश करी जी थी। बिल्कुल, पेट्रोनेज दिया उन्होंने, पूरी तरीके से पेट्रोनेज दिया। तो इसीलिए आपके ये जो दो प्रश्न हैं, जो क्या वो उनकी तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं। और क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, उन्होंने विमेन के अगेंस्ट क्या कहा, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट क्या कहा, तो इसीलिए ये वाले जो सब लोग थे, एंड देयर इज़ क्वाइट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ दोज पीपल, वो वहाँ से ड्रिफ्ट होकर वो बीएनपी की तरफ चले गए। और बीएनपी ने अपने को ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश की है। अब क्या वो एक्शंस लेते हैं, ये आई थिंक द स्पॉटलाइट will be on Tariq Rahman and spotlight will be on the BNP, that how do they equip themselves, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली है उसको वो कैसे निभा पाते हैं। जी मेरी बात हो रही थी सर जब ये बांग्लादेश चुनाव के बारे में, तो दो बातें थी कि दोनों पार्टीज़ का जब मैंने डिफरेंस समझा, डिफरेंस ऑफ देयर अप्रोच टुवर्ड्स बांग्लादेश, अपने देश के प्रति क्या उनका अप्रोच है, तो बीएनपी कहीं ना कहीं वो एक्सट्रीमिस्ट थॉट और जो थॉट प्रोसेस है उससे ऊपर थी फॉर द लार्जर गुड ऑफ द कंट्री। लेकिन कहीं ना कहीं जमात अभी भी उसी सोच में, जैसा कि उनका जो इलेक्शन के दौरान जो उनके स्टेटमेंट्स भी जैसा आपने बोला, तो दिस इज़ व्हाट इफ़ वी आर गिवन टू अंडरस्टैंड कि जो बांग्लादेश के लोग हैं उन्होंने फॉर द बेटर गुड ऑफ द कंट्री, क्योंकि देश ऑलरेडी बहुत चीज़ों से गुजर रहा था, तो देश की बहाली के लिए उन्होंने बीएनपी को चूज़ किया, उन्होंने अपने बांग्लादेश को चूज़ किया रादर देन दैट फंडामेंटलिस्ट थॉट एंड जो उनका एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने स्टेबिलिटी को किया उन्होंने चूज किया है, बिकॉज दे थॉट दैट अगर ये बीएनपी एक रिकग्नाइज पार्टी, एक नोन पार्टी आती है, क्योंकि इन्होंने देखा है जो पिछले 1-1.5 साल में जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, इंस्टेबिलिटी हुई है, और उन्होंने अपनी सोशल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इसको चूज़ किया है ऑन टॉप ऑफ आइडियोलॉजी इज़ एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड इंस्टेबिलिटी को उन्होंने बिल्कुल एकदम साइड में रखा है। जो अगर किसी को हम लेकर आएंगे, किसी और पार्टी को लेकर आएंगे और वो वहाँ पर बस डेमोन्स्ट्रेशन में, प्रोटेस्ट में, आर्सन में उसमें रहेगी, that is not what they are looking for. They are looking for stability, they are looking for peace, and they are looking for economic growth. जी, इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 2024 से जिस तरह से नोज डाइव लिया है बांग्लादेश की इकोनॉमी ने, बहुत सारी नौकरियां नहीं हैं, लोगों के पास पैसे, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उससे पहले एक रेफरेंडम भी इस इलेक्शन के साथ मोहम्मद यूनुस ने किया था, जिसमें ऑटोक्रेटिक रेजीम के खिलाफ ये रेफरेंडम, जिसको जुलाई चार्टर कहा गया, ये रहा। और 2 टर्म से ज़्यादा, 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज़्यादा कोई भी प्राइम मिनिस्टर वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, जिसके फेवर में ऑलमोस्ट 70% जो मेरे पास फिगर्स हैं, लोगों ने इस रेफरेंडम के फेवर में वोट किया, विच इज़ वेरी क्लियर कि लोग क्या चाहते हैं बांग्लादेश में। हाउ डू वी डीकोड दिस एंटायर प्रोसेस? देखिए, इसमें ऐसा था दैट इट इज़ द होल रेफरेंडम जिसमें करीब 45-50 क्वेश्चंस थे और येस और नो का था, और ऐसा नहीं था दैट यू कैन सॉर्ट ऑफ चूज सम एंड नॉट चूज द अदर। आपको पूरे ही उसमें रेफरेंडम पेपर पर येस और नो का वो देना था। सो आई थिंक देयर वुड हैव बीन वेरी मेनी पीपल who would have said yes to some of the elements, जैसे आप कह रहे हैं जो 2 टर्म से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी देशों में ऐसा है, अब कुछ देशों में तो ऐसा है जो 1 टर्म से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऐसे कंटिन्यूटी। अमेरिका में भी आप जानते हैं 4 साल के 2 टर्म्स है, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ऑल्दो राष्ट्रपति ट्रंप क्या करने वाले हैं ये तो अब आगे चलकर ही मालूम होगा, परंतु बहुत ऐसे देशों में है तो उसको देखा जा सकता है। परंतु कुछ ऐसी भी प्रोविजंस हैं। देखिए, एक वो है यहाँ पर आइडेंटिटी उनकी बंगाली थी, उसको उन्होंने कहा बांग्लादेशी हमको चेंज करना चाहिए। 4 पिलर्स हैं 1972 कॉन्स्टिट्यूशन के बांग्लादेश के, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। अब उसको वो बदलना चाहते हैं, किस प्रकार से? देखिए, सबसे पहले मैं बात ये कहूँगा स्मृति इसमें, दैट मोहम्मद यूनुस एंड हिज इंटरिम गवर्नमेंट हैड नो मैंडेट, had no authority. उसका केवल जो रोल था to bring stability, to bring security, to bring peace and to hold elections. Security stability तो ला नहीं पाए और इलेक्शंस भी उनको मजबूरी में करना पड़ा, वो तो करना नहीं चाहते थे, वो तो अपने आप चलते जाते थे। और बहुत ही बीएनपी ने भी उनके ऊपर इतना दबाव डाला। बीएनपी तो चाहती थी जो पिछले साल
इलेक्शंस होने चाहिए। तो इसीलिए ये वाला इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तो कुछ नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन में there is no provision of a referendum. Yeah, that having been said, अब ये हुआ है और इतने तादाद में, जैसे आपने बताया 70% लोगों ने इसको सहमति दी है, इसके साथ हामी भरी है, तो थोड़ा बहुत प्रेशर अगली वाली गवर्नमेंट पर आएगा मेरे ख्याल से। परसुएशन, आई विल नॉट से प्रेशर, परसुएशन जो आप इसमें कुछ वो देखकर कर लीजिएगा, जो अच्छा पार्ट हो, जैसे ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट वाला पार्ट हो गया, एलिमेंट्स इसमें वो हो सकती हैं। बट आई थिंक व्हाट विल बी, व्हाट ही वांटेड टू डू वाज, व्हाट मोहम्मद यूनुस वांटेड टू डू वाज, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना चाहते थे। जी, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करते हैं। और बेसिकली जो ये नया पार्लियामेंट आया है, वो सोच रहे थे जो इसमें करीब 45-50% ऑफ द मेंबरशिप वुड बी ऑफ जमात इस्लामी, तो उसको हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे, एंड दे विल बी द वन हु विल सॉर्ट ऑफ लुक एट दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे विल मेक द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द जुलाई चार्टर, अकॉर्डिंग टू द रेफरेंडम। परंतु अब ये तो हो नहीं पाएगा बिकॉज 2/3 मेजॉरिटी इनके पास है, बीएनपी के पास। सो जमात का इतना ज़्यादा वो होगा नहीं, दे विल नॉट बी एबल टू होल्ड सो मच ऑफ स्वे। तो परंतु फिर भी थोड़ा बहुत परसुएसिव इसका वो होगा, लॉजिक होगा, तो कुछ वो देख सकते हैं। बट आई थिंक व्हाट माइट बी मोर अपॉर्चून, जो इसमें देखा जाए कोई और नॉट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पर एक कोई ऐसा वर्किंग ग्रुप, कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग ग्रुप बनाया जाए जो कि ये देखे इन सभी जो प्रोविजंस हैं और इसमें क्या व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। क्योंकि आपने जल्दी जल्दी में इनको किया है, सोशलिज्म की हम डेफिनेशन बदल के कुछ और कर देंगे, बंगाली को बांग्लादेशी कर देंगे, सेक्युलरिज्म को हम अलग कर देंगे और डेमोक्रेसी को वही रहने देंगे, नेशनलिज्म को कुछ और कर देंगे। व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, और इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए विद द पीपल। मीनिंग इट्स नॉट ओनली दैट कोई एक आपने वर्किंग ग्रुप आपने सेटअप कर दिया है और वो जो आपको रेकमेंड करता है उसको आप आगे ले जाते हैं। सो आई थिंक डेफिनेटली दैट विल बी समथिंग दैट विल नीड टू बी डन। व्हाट आई विल से हियर इज दैट जो इनकी मैकिनेशंस थी, बिकॉज वी नो दैट ही वॉज वर्किंग, मोहम्मद यूनुस, ही वॉज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टर। उनको वहाँ पर लाया गया था फॉरेन फोर्सेस ने, और the Islamist forces like Pakistan, he was heavily influenced. That is why, again, as I said, he had no mandate, he had no role, परंतु फिर भी जिस प्रकार के उन्होंने ओपनिंग दिया पाकिस्तान को, वहाँ से उनके ISI, वहाँ से उनकी आर्मी के जो चीफ आए, उनके साथ रिलेशनशिप आपने बढ़ाए और बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देना, which was like anti-neighbor, anti-India. No, absolutely. जब वो चाइना गए, he said that we are the guardian of the Bay of Bengal, we are the guardian of the Indian Ocean. जो 7 sisters हैं ऊपर, that वो एक्सेस जो है वो हमारे थ्रू चाइना को मिल सकता है। और एक डिस्टॉर्टेड मैप भी प्रेजेंट करते हैं, भारत का डिस्टॉर्टेड मैप प्रेजेंट किया था चाइना को। बांग्लादेश का उन्होंने किया, जिसमें all many regions of Northeast, they were not there. He didn't show them as a part of India. उन्होंने कहा ये बांग्लादेश का पार्ट है, Greater Bangladesh का पार्ट है। And for him to present that to Pakistan, meaning I think that is totally unacceptable. So इस प्रकार के उन्होंने actions किए हैं। So I think this election is definitely, if I can use that expression, a slap on the face of Mr. Mohammed Yunus. It is a show, it is a vote of no confidence in whatever he has done. But we'll really have to wait and see as to what are the equations that emerge between him and Tariq Rahman, because he, I think, is quite desperate to become the president under the new regime, so that unke upar he gets impunity. He is not able to be prosecuted for any of his actions over the last, because there are so many actions that he has done which are beyond what he was mandated to do, what he was supposed to do, which was against the constitution. कितना रियलिस्टिक लगता है सर आपको कि उनको जो प्रयास बहुत कर रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं ये मोहम्मद यूनुस की, हाँ, कि कुछ उनको एक इम्पॉर्टेंट ऐसी पोजीशन मिल जाए, जस्ट लाइक व्हाट आसिम मुनीर ने अपने लिए क्रिएट किया है कि इंडिस्पेंसिबल
फील्ड मार्शल इंडिस्पेंसिबल, वैसे मतलब कुछ उसी लाइंस पे कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली उन पाकिस्तान, उनका भाई आसिम मुनीर उनके दोस्त हैं, कुछ ना कुछ सीख करके, कुछ गणित लगा करके करना चाहते हैं, लेकिन कितना रियलिस्टिक होता हुआ देखते हैं आप कि क्या तारिक रहमान जिस थॉट से आए हैं, again stability, economic welfare and getting everything back on track for Bangladesh, क्या ये ऐसा आप एक साझा होते हुए देखते हैं? जी, मैं नहीं देखता हूँ। देखिए, तारिक रहमान वहाँ पर आया, ही वांट्स टू बी एन इंडिपेंडेंट प्लेयर, he wants to be an independent actor. वो बैगेज लेकर के नहीं चलना चाहते हैं, जो he मुझे doesn't want to be under, जो भाई मैं उनकी छत्र छाया में, he as the 80-year-old plus person who sort of constantly keeps intruding, intervening, interfering, guiding, etc. वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए I'm sure he has read through his machinations, through his designs. So I don't think he will be. He wants to act independently and do what he thinks is best. And I'm sure BNP और मोहम्मद यूनुस के बीच में भी ये काफ़ी तनाव था शुरू में ही, क्योंकि BNP चाहती थी इलेक्शन जल्दी होने चाहिए, पिछले साल ही 2025 में हो जाना चाहिए, एंड मिस्टर मोहम्मद यूनुस वाज ड्रैगिंग देम। और तो इसीलिए उन दोनों के बीच में काफ़ी अनबन है इसमें। और उन्होंने भी देखा होगा जो वो ये जमात इस्लामी को और इस्लामिस्ट फोर्सेस को वो बहुत ही बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत ही उनको इंसाइट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, और जो कुछ भी वो एक्शंस ले रहे हैं तो उसके विरुद्ध वो कोई भी उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाल रहे हैं। तो इसीलिए आई एम श्योर ही मस्ट बी हैव गॉट वाइज टू इट, और वो उनकी चाल में ऐसे नहीं आने वाले हैं। शेख हसीना की बात करें तो 2024 की अपराइजिंग के बाद भारत आ जाती हैं और भारत में शरण ले लेती हैं। उनका एक्सट्रेडिशन को लेकर के बहुत सारी पिछले साल बात हुई थी, लेकिन भारत ने मना कर दिया, जिसकी वजह से एक एस्ट्रेंज्ड जो टाइज़ हैं ढाका और इंडिया के बीच में वो भी रही हैं। जब इलेक्शन होते हैं कई सारी पार्टीज़ ने, पर्टिकुलरली BNP, तारिक रहमान कहते हैं कि भाई हम, क्योंकि इतने केसेस हैं, हम शेख हसीना को वापस लेकर के आएंगे। ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है भारत और बांग्लादेश के बीच में। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, जो तारिक रहमान अब पावर में आए हैं, नई रजीम को बांग्लादेश में, एवरीवन फॉर द लार्जर गुड ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, फार ईस्ट रीजन, एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक की प्लेयर है वहाँ पे, जिसमें चाइना भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट देख रहा है, पाकिस्तान भी वेस्टेड इंटरेस्ट देख रहा है, US भी वेस्टेड इंटरेस्ट देख रहा है। ऑब्वियसली भारत का 4000 किलोमीटर प्लस जो लैंड और सी बाउंड्री है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इमीडिएट नेबर है बांग्लादेश। ऐसे में शेख हसीना का एक्सट्रेडिशन कितना चैलेंजिंग होने वाला है भारत और बांग्लादेश के टाइज के लिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका स्मृति। ये देखिए, एक इरिटेंट तो ज़रूर रहेगा, और मैं समझता हूँ दैट दिस विल डिपेंड अपॉन द स्टेट्समैनशिप ऑफ बोथ द कंट्रीज एंड द लीडरशिप ऑफ बोथ द कंट्रीज। और मैं ये कहूँगा, अभी हम आगे चलते हुए भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में बातचीत करेंगे। मैं कहूँगा जो भारत ने और पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही स्टेट्समैनली तरीके से पिछले जो 1.5 साल हुआ है, जब मोहम्मद यूनुस वहाँ पर चीफ एडवाइज़र रहे, और अभी भी जब बेगम ज़िया का फ्यूनरल मीटिंग हुई, वहाँ पर सेरेमनी हुई, उसमें उन्होंने जो पत्र भेजा तारिक रहमान को, उन्होंने जयशंकर को भेजा वहाँ पर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को। आज जैसे ही, आई थिंक ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर्स टू कॉन्ग्रेचुलेट तारिक रहमान, और उसके बाद उस दिन जब ये इलेक्शंस का रिज़ल्ट आया था 13 तारीख को, तो उन्होंने टेलीफोन भी किया, और टेलीफोन पर भी उन्होंने बातचीत की, और उन्होंने कहा जो हम साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, और एक डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव और प्रोग्रेसिव बांग्लादेश को, गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करेंगे, इसको आगे ले जाएंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुव्यापी हैं, मल्टीफेसेटेड हैं, केवल एक मुद्दा नहीं है, बहुत से मुद्दे हैं। जैसे आपने बिल्कुल बताया, 4096 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है, 3 तरफ से वो हम भारत लैंड बाउंड्री उसके साथ शेयर करता है, और ये वाला जो है बे ऑफ बंगाल में भी बिल्कुल हम साथ हैं एक दूसरे के। तो इसीलिए दोनों में एक दूसरे पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है, हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़, आई डोंट थिंक वी शुड
और अगर स्टेट्समैनली बिहेवियर है दोनों तरफ से, वी शुड नॉट रिड्यूस आवर रिलेशनशिप टू अ सिंगल इशू। तो मैं मानता हूँ ये एक इरिटेंट हो सकता है, बट इट विल डिपेंड अपॉन द विजडम एंड द सगैसिटी ऑफ बोथ द लीडर्स। जो आप देखें कौन से एरियाज हैं जिसके ऊपर आप कोऑपरेट कर सकते हैं, जिसको आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, और जो आपके एरियाज हैं ऑन विच यू नीड मोर टाइम, तो उसको आप थोड़ा सा साइड में रख दें। इफ यू परमिट, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। As far as India and the European Union are concerned, we have signed what is called the mother of all deals. उसमें भी 17-18 साल लगे हैं। 2007 में शुरुआत की थी हमने हेलसिंकी में, अब आकर हुआ है। उनके बीच में भी मुद्दे बड़े हैं। मुद्दा जैसे रूस और यूक्रेन का है। यूरोप कंसिडर्स जो रूस वहाँ पर जो हमला किया है, इट इज़ एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर यूरोप, परंतु फिर भी इन व्यू ऑफ जो हमारे दोनों देशों के बीच में, मतलब यूरोपियन यूनियन और भारत में, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम सहयोग कर सकते हैं, तो उस सहयोग को हम आगे लेकर जा रहे हैं। न केवल ट्रेड में, ट्रेड तो हम कह रहे हैं दैट इज द बिग ट्रेडिंग अग्रीमेंट अबाउट 2 बिलियन पीपल, दैट इज 25% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 25% ऑफ द ग्लोबल GDP वाले हम बात कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली ट्रेड, we are talking about mobility, we are talking about security and defense. The point I'm making is आप फोकस उस पर करिए जो आप, जिसमें आपकी अग्रीमेंट है और इसमें, और जिसमें आप एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे थे इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की, वो तो बांग्लादेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम उन चीज़ों के ऊपर बात करें। दीज आर इश्यूज विच देयर इज़ अ डिफरेंस, विच आर इरिटेंट्स इन आर बायलैटरल रिलेशंस। इसमें हमारे संबंध जो हैं मल्टीफेसेटेड हैं एंड दे कवर वेरी मेनी वास्ट रीजन्स। तो हमें उनके ऊपर पहले इसमें कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा दैट बोथ ऑफ अस आर हैव द बेनिफिट एंड द एडवांटेज of the other side. We want mutually beneficial, mutually advantageous, mutually win-win solutions. और एक दो ऐसे अगर मुद्दे हैं कोई बीच में, तो उनको हम बिल्कुल ये नहीं करें that they will define our overall relationship. मगर सर, जो आपने बोला ये इरिटेंट रहेगा ये शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन, क्योंकि उनके पास जो चार्जेस लगे हैं, डेथ पेनल्टी है, और ये ऐसी बात है जो कि तारिक रहमान जिस माइंडसेट से आए हैं, उन्होंने अपने इलेक्शन के कैंपेन्स में बहुत क्लियरली बोला था। और अब ऑफ कोर्स पावर में आने के बाद तो वो चाहेंगे ही कि भाई जो जो प्रोमिसेस मैंने अपनी आवाम से किया, मैंने अपनी जनता से किया है, मैं उसको एक एक करके डिलीवर करूं, क्योंकि उनको वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी होगी। 17 साल तक वो एक्शन के बाहर थे, डायरेक्ट एक्शन में नहीं थे। वो 17 साल बाद वापसी करते हैं, तो उनको भी वो क्रेडिबिलिटी, वो कॉन्फिडेंस, वो ट्रस्ट अपनी जनता, अपनी सिटीजन्स में बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में चलिए, आपने EU का बात किया। EU के साथ तो यूक्रेन और EU का एक थर्ड पार्टी का, मैं कहूँगी, एक रोल भारत का रहता है, लेकिन यहाँ तो नेबर है। और आपने जिनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनको आपने शरण दी हुई है। तो ये एक इरिटेंट से ज़्यादा, क्योंकि इसका जो फ़ायदा है वो आई एम श्योर चाइना, ये जो स्ट्रेंज टाइज हैं, जो इरिटेंट की आपने बात की, जो एक ये रह जाएगा, पाकिस्तान भी उठाने की कोशिश करेगा, चाइना भी उठाने की कोशिश करेगा। तो ये भारत को बहुत डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली, एंड आई एम श्योर ये इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होने वाला है। देखिए, प्रोवोकेटिव तो वो ज़रूर रहेंगे, चीन और पाकिस्तान रहेंगे, बट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट्समैन? द पीपल देयर, क्योंकि ये ज़्यादा इस्लामिस्ट लोग थे जो कि ये कह रहे थे जो शेख हसीना को लाना है, उन्होंने भी कहा है, बट आई थिंक जो वहाँ के लोग चाहते हैं ज़्यादा, वो चाहते हैं सिक्योरिटी, वो चाहते हैं स्टेबिलिटी, वो चाहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर वो उसके ऊपर अपने को रिडीम कर पाते हैं, वो वाले भी उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं। ऐसी बात नहीं है जो उन्होंने एक ही कमिटमेंट की है। प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि उनको अपने लिस्ट में सबसे पहले क्या डिलीवर करना है, और सबसे आखिरी में अगर ऐसा है कि अपने नेबर के साथ कुछ चीज़ों पे नहीं बनती है, होता है कि एक थोड़े टाइम के लिए आप एक बैकफुट ले लेते हैं कुछ चीज़ों में। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, उसको आप बैक बर्नर में लगा रखिएगा। ये नहीं चाहिए जो हमारे ये प्रायोरिटी में नहीं है, परंतु इट इज़, यू कांट डू ऑल द 10 थिंग्स ऑल एट द सेम टाइम। तो इसीलिए आप एक एक करके उसमें करते हैं। तो और डोंट मेक योर रिलेशनशिप हिंज ऑन अ सिंगल इशू।
आप औरों के ऊपर आप बात करिए एंड फिर एंड आई एम श्योर दे विल फाइंड a way out to address this issue. आपने बोला पीएम मोदी ने भी इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू कॉन्ग्रेचुलेट तारिक रहमान एंड बीएनपी फॉर इट्स मैसिव लैंडस्लाइड विक्ट्री. ये जो रिजल्ट्स हैं, अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव से बात करूं, जमात का एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ना आना, ऑब्वियसली सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इन बांग्लादेश के जो अभी चुनाव हुए हैं, लेकिन एक डिसाइडर नहीं है वो. इट्स नॉट इन अ डिसाइडिंग पोजीशन. इट्स अ स्पॉइलर बट इट्स नॉट इट्स नॉट अ डिसाइडर. तो ऐसे में ये जो पूरे चुनाव हुए हैं, भारत के लिए फेवरेबल से ज़्यादा एक बैलेंस्ड अप्रोच आप देखते हैं कि भारत के भले फेवर में इतना ना हो अभी फिलहाल के लिए जो हमको समझ में आता हो, लेकिन हाँ, जो एक था कि क्या रिजल्ट होगा, बैलेंस्ड अब इस वक्त जो रिजल्ट है वो भारत के लिए. आई विल से इट्स अ लिटिल मोर देन बैलेंस्ड. इंडिया I think would have heaved a sigh of relief, क्योंकि what was expected from all this chatter that was going on, जो ये दोनों neck to neck हैं, and there might be a unity government that is formed there. अवामी लीग है नहीं उसमें, so कुछ भी हो सकता था. तो हमारे सामने जो एक नक्शा आ रहा था वो बहुत ही डिस्टर्बिंग था, बहुत ही वरिंग था, परंतु वो जो है वरी वो काफ़ी हद तक साइड में हो गई है, वो पीछे हो गई है. जमात का है वहाँ पर रोल है, अबाउट 70+ उनका जो कोएलिशन है, सो दे कैन स्टिल सॉर्ट ऑफ हैव सम रोल टू प्ले एक्सेट्रा, और गवर्नमेंट के ऊपर कुछ अपना दबाव डाल सकते हैं, कोercion प्रेशर कर सकते हैं. परंतु फिर भी द फैक्ट दैट BNP has got more than 210+ seats. 2/3 majority उनके पास मिल गया है, सभी कुछ करने के लिए उनके पास पावर है, and if they so want, if they so desire, they will not be pressurized to doing anything. So and I think we also have to recognize जो ये कहते हैं ना, जो हमें 1971 की the feeling, उसको हम compromise करेंगे, the freedom struggle, उसमें मुक्ति बहानी की जो स्पिरिट थी, the spirit of 1971, that will be compromised. But if you look at it, Tariq Rahman, Begum Ziaur Rahman, they owe their existence, they owe their significance and importance in Bangladesh to 1971, because basically it was on the morning of 26th March 1971 that Ziaur Rahman, the father of Tariq Rahman, उन्होंने अनाउंस किया था, उन्होंने डिक्लेयर किया था बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस, बिकॉज शेख मुजीब हैड बीन ऑलरेडी अरेस्टेड ऑन द 25th of March 1971. तो इसीलिए आई डोंट थिंक ही विल बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द स्पिरिट ऑफ द मुक्ति योद्धा एंड ऑफ द 1971 स्ट्रगल. तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ समथिंग जो जब 3 मिलियन लोगों की वहाँ पर जेनोसाइड की गई थी, तो उसके पीछे पाकिस्तान आर्मी थी, उसके पीछे टिक्का खान थे, उसके पीछे जमात इस्लामी थी. सो पॉलिटिक्स के लिए 2001 से 2006 तक वो साथ में रहे हों, परंतु अभी तारिक रहमान को कहा गया था, तारिक रहमान को कहा गया था जो हम जॉइंटली मिलकर वो करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हम उनके साथ वो नहीं करेंगे, उनको ऑपोजिशन में रहने दीजिएगा. एट दैट टाइम इट वाज नॉट नोन जो उनको कितनी सीट्स मिलने वाली हैं. सो आई थिंक आइडियोलॉजिकली ऑल्सो दे आर वेरी फार अपार्ट, वेरी डाइवर्स, और अभी तो उनको ज़रूरत भी नहीं है. तो इसीलिए मेरे विचार से उनके साथ वो नहीं आने वाले हैं. और भारत के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन हो गई है अभी फ़िलहाल के लिए. बीएनपी पूरी तरीके से पावर में है, तारिक रहमान एक फ्रंट एक फेस है बांग्लादेश के पॉलिटिक्स का, और वहीं पर जो जमात है जिसको लेकर के बहुत सारी अटकलें, बहुत सारे एंटिसिपेशन, देयर वाज अ लॉट ऑफ एंटिसिपेशन अबाउट द रोल ऑफ जमात इन दीज इलेक्शंस. तो वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड रोल तक ही सीमित हो गए हैं. मैं इसे कहूँगा दैट वी आर cautiously reassured, we are cautiously optimistic, and we have cautiously welcomed. और इसमें अगर आप देखिए हमारी डिप्लोमेसी के सक्सेस इन टर्म्स ऑफ नेबरहुड फर्स्ट, अगर अपने नेबरहुड में आप देखिए मालदीव्स में वो इंडिया आउट कैंपेन से आई थी मोहम्मद मुइज़ी की सरकार, और कैसे विद इन अ ईयर
we literally, if I can use that expression, they were eating out of our hands because they needed support, they needed funding, they needed money, और वो उन्होंने देखा पूरी दुनिया में और कहीं से नहीं बन सकता है भारत से। श्रीलंका में वहाँ की जो गवर्नमेंट आई अभी 2 साल पहले JVP की, Anura Kumar Dissanayake, they were violently opposed to India in earlier years. परंतु यहाँ पर जब 2022 में हमने उनको सपोर्ट किया, जब उनके पास ना खाने को अनाज था, ना एनर्जी थी, ना मेडिसिन्स थी, ना कुछ भी नहीं था, वी गेव देम $4.5 बिलियन। अभी भी आप देखिए, दितवा साइक्लोन जब हुआ, भारत नहीं दिया है $450 मिलियन का सपोर्ट उनका। तो जब वाली सरकार आई, द फर्स्ट कंट्री दैट प्रेसिडेंट AKD विजिटेड वाज इंडिया। द फर्स्ट फॉरेन लीडर दैट ही इनवाइटेड टू विजिट श्रीलंका वाज प्राइम मिनिस्टर मोदी। द फर्स्ट कंट्री दैट द प्राइम मिनिस्टर हरिनी विजिटेड वाज इंडिया। तो देखिए, श्रीलंका का है, मालदीव्स, आप अफगानिस्तान का देख लीजिएगा। 2021 में तालिबान की सरकार वहाँ पर आई और वो कहते थे हमको, पाकिस्तान कहता है हमको वहाँ पर स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है, हम तो अब दोनों मिलकर भारत के विरुद्ध हम एक वो करेंगे, जंग छेड़ेंगे, मुहिम छेड़ेंगे वहाँ पर। अब देखिए, दे हैव बीन अफगानिस्तान because they have found that India is the only country that goes out to help them. हमने $3 बिलियन के वहाँ पर प्रोजेक्ट्स किए थे, चाहे वो ज़रान दिलाराम हाईवे हो, पूले खुमरी ट्रांसमिशन लाइन हो, सलमा डैम हो, पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, हर 34 डिस्ट्रिक्ट में उनके हमने हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए। सो दिस वे the countries in our neighborhood will have found जो इंडिया इज़ विलिंग टू हेल्प देम ऑन अ नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। हम उनसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। अब वो कहते हैं, मोहम्मद यूनुस कहते हैं हम ये अनइक्वल ट्रीटीज़ हैं, इनको हम देखेंगे। आप देखिए, यू विल फाइंड दैट दे आर मच मोर टू योर एडवांटेज दैन दे आर टू इंडियाज एडवांटेज। बट ऑफ कोर्स देयर आर इश्यूज रिलेटिंग टू तीस्ता वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ हैं मसले, उनके ऊपर बातचीत होने दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड आई थिंक वी हैव अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में वी हैव वॉक्ड मेनी स्टेप्स to help these countries. We have been the country of, we've been the first responders. वहाँ पर कोई भी दिक्कत हुई है, साइक्लोन हो, फ्लड्स हो, कुछ भी हो, किस प्रकार की सहायता उनको चाहिए हो, म्यांमार को हो, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, सब जगह भारत सबसे पहले आया उनकी सहायता के लिए। So they will find to their own that it is in their own interest to have very strong and good relations with India. With India. सर, एक और मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, इस नेक्सस के बारे में बहुत बात हो रही है। यहाँ तक कि एक बिजनेस डील के लिए भी जो एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आए थे कि फाइटर जेट डील इन्वॉल्विंग JF-17, इसको लेकर के ढाका की बात चल रही है पाकिस्तान के साथ। तो वहीं पर चाइना के फुटप्रिंट जिस तरीके से लगातार बढ़ते जा रहे हैं बांग्लादेश में, खासकर जो मोंगला पोर्ट है, which is Bangladesh's second largest seaport. तो वेस्टेड इंटरेस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश में है, चाइना के बांग्लादेश के, बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ हैं, चाइना के साथ हैं। ऐसे में भारत के लिए ये स्टेक्स कितने हाई हैं और कंसर्न्स कितने ज़्यादा हैं कि लगातार बिजनेस डील, क्योंकि भारत तो 80% से ज़्यादा रॉ कॉटन देता है गारमेंट इंडस्ट्री को, जो कि अभी तो फ़िलहाल बहुत ठप पड़ी है। लेकिन स्टिल अगर मेरे फिगर्स गलत नहीं हैं तो 13.6 बिलियन US, दिस इज़ व्हाट माय फिगर्स आर सेइंग, कि इतना ट्रेड इस साल भी हुआ है, जो लास्ट ईयर, जो पूरा फाइनेंशियल ईयर, इतना ट्रेड हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। मगर ऐसे में ये जो पूरा नेक्सस है, इसको लेकर के कंसर्न्स कितने हाई हैं? देखिए, कंसर्न्स बड़े हाई हैं और इसीलिए बहुत ही भारत एक पैनी नज़र रखे हुए है। बट रादर दैन देखिए, इसमें दो चीज़ें मैं कहूँगा। जो ये इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया जब मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, इंटरिम गवर्नमेंट थी, चीफ एडवाइज़र, एज आई सेड, आई हैव रिपीटेड मैनी टाइम्स, बहुत बारी मैंने कहा है, जो उनके पास इसके लिए कोई मैंडेट नहीं था।
वो तो केवल वहाँ पर पीस, सिक्योरिटी और इलेक्शंस के लिए आए थे और उसके ज़्यादा उनको कुछ नहीं करना था। परंतु उन्होंने सारे उनकी विदेश नीति बदल दी वगैरह वगैरह। उनसे आपने वो डिफेंस एग्रीमेंट वगैरह भी करने वाले हैं। तो ये दिक्कत है भारत के लिए। इससे पहले आपने देखा होगा जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो तब से ऐसी जो डील हैं, जो JF-17 लेना है उधर से पाकिस्तान से, वो नहीं हुआ। और पिछले 15-20 साल तो वहाँ पर उनसे ना कोई समुद्री तरीके से वहाँ से कोई जहाज़ आते थे, कोई ऐसा ट्रेड होता था कोई, तो उनके जो संबंध थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहुत ही नीचे स्तर पर थे। तो ये अब उनके ऊपर निर्भर करेगा, तारिक रहमान के ऊपर, जो वो संबंधों को कैसे लेकर जाते हैं। हमारे लिए जो एक इसमें दो चीज़ मैं कहूँगा, चीन पहले भी काफ़ी हद तक इन्वेस्टेड था मेरे विचार से, अगर मेरी फिगर्स गलत नहीं हैं, 60 से ऊपर प्रतिशत जो डिफेंस इक्विपमेंट, में भी 70 से ऊपर प्रतिशत जो डिफेंस इक्विपमेंट बांग्लादेश के पास है वो चीन सोर्स का है। और JF-17 भी कोई पाकिस्तान का बनाया हुआ नहीं है, ये चीन के बनाए हुए एयरक्राफ्ट्स हैं, तो उनके थ्रू यहाँ पर आ रहा है। तो इसीलिए चीन तो अपने जो फुटप्रिंट है, अपने जो कदम हैं यहाँ पर, वो बढ़ाने का प्रयास करेगा। वो केवल बांग्लादेश में नहीं, वो श्रीलंका में भी कर रहा है, पाकिस्तान में, मालदीव। पाकिस्तान तो अलग चीज़ हुई, वो तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह हो रहा है वहाँ पर। अफगानिस्तान में करने का प्रयास कर रहे हैं, नेपाल में करने का। तो देखिए हमारे ऊपर अब ये निर्भर है जो हम अपने संबंध वहाँ पर कैसे और ज़्यादा परिपक्व और ज़्यादा मजबूत बना पाते हैं। और इसीलिए हमने बांग्लादेश को करीब कितना 8-10 बिलियन डॉलर हमने उनको दिया, चाहे वो लोन में दिया, चाहे वो लाइन ऑफ क्रेडिट दी, चाहे वो ग्रांट्स दिए और कनेक्टिविटी दी। देखिए बांग्लादेश ये जो कहते हैं जो कनेक्टिविटी है वो उनके नुकसान के लिए नहीं, उनके बहुत फ़ायदे के लिए है। अगर वो भारत का, क्योंकि हम साप्टा के अंदर उनको प्रेफरेंशियल एक्सेस देते हैं अपने मार्केट के लिए, हमारा $4 ट्रिलियन का मार्केट है। यूरोपियन यूनियन भी आपके मार्केट को चाहता है, अमेरिका आपके मार्केट को चाहता है। बांग्लादेश को अगर ये मार्केट मिला है, ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है, तो उसके बड़े फ़ायदे की बात है। तो इसीलिए ये हमको अपने जो प्रयास हैं उनको और मजबूत करना होगा, इसके ऊपर नज़र रखनी होगी। बांग्लादेश को भी ये देखना होगा जो उसका फ़ायदा कहाँ पर है, और उसका फ़ायदा वो देखेगा दैट सब मिलाकर भारत के साथ जो अगर वो संबंधों को अच्छा रखता है और तेज़ी देता है और इसमें डायनामिज़म लाता है, तो वो उसके लिए यकीनन बेहतर होगा, उसके लोगों के लिए बेहतर होगा। सर, जैसे कि मैं कनेक्टिविटी की बात, आपने भी बोला कि नॉर्थ ईस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वक्त जब बांग्लादेश में चुनाव इलेक्शन हो रहे थे, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल पिछले 1 साल, खासकर जो मोहम्मद यूनुस के जो टेन्योर है उसके टाइम पे लगातार नॉर्थ ईस्ट को लेकर के बात हो रही थी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर के, ग्रेटर बांग्लादेश जैसे हम बात कर रहे थे उसको ग्रेटर बांग्लादेश का पार्ट दिखा करके प्रेजेंट किया था। तो यहाँ तक कि जो चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर की भी बात हो रही थी कि किस तरीके से उसके ऊपर निगाहें हैं कि तोड़ देंगे भारत को वहाँ से। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रोल जो नॉर्थ ईस्ट में है वो कनेक्टिविटी को लेकर के, चाहे लैंड हो, रेलवेज़ हो, वाटरवेज़ हो, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है बांग्लादेश का इसमें। अभी चुनाव होने वाले हैं भारत में, असम में और वेस्ट बंगाल में, और जो सबसे बड़ा क्राइसिस जो रहा है इसका वो इलीगल इमिग्रेशन का बहुत बड़ा क्राइसिस रहा है, जिसको लेकर के भारत में भी SIR जैसी एक्सरसाइजेस की गई हैं, अलग अलग स्टेट्स में शुरू की गई हैं, बिहार से शुरू की गई, और रीज़न वही था कि किस तरीके से इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ से भारत से निकाला जाए। ये जो रिज़ल्ट है बांग्लादेश का, इसका इम्पैक्ट आप हमारे जो चुनाव, आगामी चुनाव हैं असम में और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में, कैसा देखते हैं? जी देखिए, हमको ये वाले जो इलीगल माइग्रेंट्स की आपने जो बात की है, इलीगल इमिग्रेशन वहाँ से हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन वहाँ से हो रहा है, मैं कहूँगा ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको हमें लेना पड़ेगा बांग्लादेश के साथ, और इसका मिलकर उनके साथ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जो कैसे इसको हम सुलझा सकते हैं। क्योंकि देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच
हमने अभी शेख हसीना की बात की, जो एक ये इरिटेंट हो सकता है, ये वाला भी एक जो इलीगल माइग्रेशन का है, ये एक बहुत बड़ा इरिटेंट है। दूसरा है जो मैं तीसरा कहूँ इसमें, जो इससे पहले जब बीएनपी सरकार थी 2001 से 2006, और मुझे याद है जो जब मैं वहाँ पर सर्व कर रहा था बांग्लादेश में, ढाका में 1990 के दशक में, तो तब भी बेगम खालिदा जिया की वहाँ पर सरकार थी, और तब हम हर रोज़ उनको बताते थे, जो देखिए आपने सेफ हेवन्स दिए हुए हैं उल्फा इंसर्जेंट्स को, जो कि यहाँ पर उनके बैंक अकाउंट्स भी हैं, घर भी हैं, ये बैंक अकाउंट नंबर है, ये उनका घर का एड्रेस है। वो कहते थे नहीं, ये कोई भी ठीक नहीं है। परंतु हमें मालूम है जो ये वाले सब उनको सेफ हेवन्स वहाँ पर दिए जाते थे। ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात थी, और ये अब अगर फिर से वो ऐसा करने लगे, शेख हसीना ने तो हमारी बड़ी सहायता की, जो भी ऐसे उल्फा इंसर्जेंट्स थे और थे उन सबको उन्होंने हमारे हवाले कर दिया, तो इसीलिए हम वहाँ पर काफ़ी हद तक शांति बना पाए। तो एक तो इलीगल माइग्रेंट्स की बात है, और एक ये इंसर्जेंट्स की बात है, इंडियन इंसर्जेंट्स जो वहाँ पर रहते हैं। इन दोनों के बारे में हमको बात करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा, जो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेने की जी जरूरत है। जो अगर उनकी तरफ से है, जो शेख हसीना हमारे यहाँ पर हैं, हमारी तरफ से भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो कि हमको रेज करने हैं बांग्लादेश के साथ, जिसके कि हमको सॉल्यूशंस चाहिए। राइज ऑफ इस्लामिज्म, इस्लामिस्ट पार्टीज जो हैं, जो हमारी माइनॉरिटीज़ के ऊपर वहाँ पर इतना कत्लेआम हो रहा है, इतना आर्सन हो रहा है, इतनी आगजनी हो रही है। अभी भी हम देख रहे हैं जो जब रिज़ल्ट आए थे 13 तारीख को, तब उस समय भी वहाँ पर बहुत हिंदुओं को मारा गया। और देखिए ये केवल हिंदुओं की बात नहीं है, ये और भी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे सूफ़ी हों, अहमदिया हों, चाहे बुद्धिस्ट हों, चाहे क्रिश्चियंस हों। परंतु अब हमने देखा है जो तारिक रहमान ने कहा है, जो वो इसको स्टेबिलिटी देंगे, स्टेप्स देंगे, और ये केवल भारत नहीं कह रहा, ये यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, ये बहुत सारी NGOs हैं। UN ह्यूमन राइट्स कमिश्नर, उन्होंने भी एक रिपोर्ट जारी की है, एमनेस्टी ने, ह्यूमन राइट्स वॉच ने। तो ये वाले बड़े मुद्दे हैं जो हमारे और बांग्लादेश के बीच में हैं, जिसको हमने उठाया। मोहम्मद यूनुस के साथ जब मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी की बैंकॉक में, उन्होंने उठाया, उन्होंने कोई इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो मेरे विचार से सरकार इसके ऊपर यकीनन काम कर सकती है, और दोनों को एक दूसरे को, क्योंकि दोनों को जैसे हम बात कर रहे हैं इंटरडिपेंडेंस है, दोनों में निर्भरता है एक दूसरे पर, और दोनों को सेंसिटिविटी दिखानी पड़ेगी, जो क्या इंटरेस्ट हैं दूसरी साइड के, और हमको उसके ऊपर क्या कदम उठाने चाहिए। लास्ट सवाल मैं शो पे जो आपसे लूँगी कि इंडो पैसिफिक रीजन स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट रहता है बांग्लादेश के लिए, चाइना के लिए, भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए। ऐसे में जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स हो रही है, या इंटरनेशनल रिलेशंस जिस तरीके से बहुत डायनेमिक हैं इस वक्त, और बहुत तेज़ी से इवॉल्व भी हो रहे हैं, खासकर जो US जब से ट्रम्प पावर में आए हैं, वो आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ और स्टैंड ले लेते हैं, फिर कुछ और पॉलिसी एक नई बना देते हैं, फिर कुछ टैरिफ्स लगा देते हैं। ऐसे में बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एक अपराइजिंग के बाद एक नया जन्म हो रहा है बांग्लादेश का, अगर ये कहना गलत नहीं होगा, बांग्लादेश के लिए इस वक्त बैलेंस करना, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि लड़ाई उसी इंडो पैसिफिक रीजन की इस वक्त बहुत ज़्यादा, चाइना का भी अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, बांग्लादेश को इस वक्त बैलेंस करने की कितनी ज़रूरत है अपनी टाइज़ इंडो पैसिफिक रीजन में? देखिए, सबसे मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये पीरियड था मोहम्मद यूनुस का, इन्होंने बहुत मेरे विचार से ख़राब काम किया है। उसने अपने को एकदम से पाकिस्तान की तरफ, अपने को एकदम से चीन की तरफ, अपनों को एकदम से अमेरिका के साथ भी, क्योंकि ये वाला जो वहाँ पर अगस्त में सत्ता जो बदली गई थी, तो वो तो बिल्कुल यही कहा, जो उनकी जो डीप स्टेट है, अमेरिका की डीप स्टेट है, उसी की सहायता से की गई है, उसके बिना, उसके अलावा वो हो नहीं पाती उसमें। तो और हमने देखा है जो जब गए थे मोहम्मद यूनुस 2024 में सितंबर में
और तब राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, राष्ट्रपति उनसे मिले, बराक ओबामा से मिले, बिल क्लिंटन से मिले, और उसमें अभी भी जब राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं पिछले साल 2025 में, कोई कमी नहीं आई है उनको सपोर्ट को। तो वो सब को वहाँ पर बहुत ही बढ़ावा दे रहे हैं पाकिस्तान को आने में। आपने जैसे कहा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में, वहाँ पर जो उनको एयरबेस बना देंगे। तो इस प्रकार के जो नीतियां हैं वो मोहम्मद यूनुस ने वहाँ पर अपनाई हैं, जो कि बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं बांग्लादेश के लिए। तो इसीलिए बैलेंस उनको करना पड़ेगा। और मैं तो ये समझता हूँ जो तारिक रहमान को ये काफ़ी हद तक उनको ये मालूम चल गया है, जो उनको ये बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा है ना हमारा संबंध होगा पिंडी के साथ, मतलब पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर्स, ना इतना ज़्यादा हमारा होगी डिपेंडेंस, निर्भरता दिल्ली के ऊपर। हम बांग्लादेश फर्स्ट, उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है अगर वो अपने देश के हितों के देखते हुए अपनी पॉलिसीज़ को बनाएंगे, अपनी नीतियों को आगे ले जाएंगे, तो उसमें वो देखेंगे जो भारत से अच्छा सहयोगी और भारत से अच्छा मित्र बांग्लादेश को मिल नहीं सकता। और जो उनके वो आरोप हैं, जो भारत शेख हसीना का इतना सपोर्ट करता है, देखिए मैं पिछले 3-4 साल से हर साल मैं जाता हूँ वहाँ पर, बांग्लादेश जाता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो हमें इनवाइट करते हैं। और वहाँ पर मेरा मैसेज उनको यही हमेशा दिया गया है, जो भारत, तो देखिए वहाँ की जो सत्ता है उसको चुनने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस देश के लोगों को है और किसी को नहीं है, भारत को नहीं है। और हम उसी गवर्नमेंट से काम करेंगे, के साथ सहयोग करेंगे जो वहाँ के लोगों ने उसको निर्वाचित किया है, चुना है। अब वहाँ पर तारिक रहमान है, पहले 15 साल तक शेख हसीना थी, उससे पहले मुझे मालूम है जो जब बेगम जिया की सरकार थी, हमने बहुत प्रयास किया उनके साथ ठीक काम करने का, और उनको भी ये समझ आ जाए जो उनका फ़ायदा, भारत एक, जिसे मैं कहूँ अपने स्वार्थ, निस्वार्थ भाव से उनके साथ काम करता है। मैंने अभी कुछ उदाहरण दिए, चाहे वो अफ़गानिस्तान का हो, श्रीलंका का हो, सभी देशों का, हम उनके फ़ायदे के लिए काम करते हैं। नॉन रेसिप्रोकल होता है हमारा, ये नहीं जो ट्रांजैक्शनल हो, जो आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं हम आपके लिए ये करेंगे। तो वो ये पाएंगे जो भारत से अच्छा सहयोगी, भारत से अच्छा मित्र उनको नहीं मिल सकता है। जब भी मुश्किल आई है, चाहे वो कुछ ऐसे साइक्लोन्स वगैरह हो या कोविड-19, भारत में देखिए हमने अपने जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो मेरे विचार से 16 जनवरी 2021 को हमने शुरू किया था। 4 दिन के अंदर हमने मिलियंस ऑफ डोजेस बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल सबको भिजवाए 4 दिन के अंदर। तो ये, और जबकि बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास जो वैक्सीन्स थी वो उसके ऊपर बैठे रहे। हमने करीब 100 देशों से ज़्यादा को 300 मिलियन डोजेस वैक्सीन्स दिए। तो इसीलिए जो और देश हैं उनके फ़ायदे के लिए जब उनको मुश्किल आती है तो उनके लिए भारत सदैव राज़ी रहता है और बिल्कुल ही सक्रिय रहता है। और यही बात बांग्लादेश की भी है, और यही संदेश मेरे विचार से उनको देना चाहेंगे जो उनके लिए फ़ायदा होगा, दोनों के लिए। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस है। इंडो पैसिफिक में पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी हम चाहते हैं, तो दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध, सहयोग, मित्रता बहुत अनिवार्य है। सर, दिस आंसर लीव्स मी विद द लास्ट क्वेश्चन, जिसके बारे में मैं आपसे कहूँगी क्विक रिएक्शन आई नीड, कि डीप स्टेट के मेंशन के बिना इफ वील रैप अप दिस शो इट विल बी इनकम्प्लीट। हाउ बिग डू यू बिलीव इट्स अ ब्लो टू US एंड डीप स्टेट, दीज रिजल्ट्स, बांग्लादेश के जो रिजल्ट्स चुनाव के आए हैं? नहीं, मेरे विचार से कोई ऐसा वो नहीं है। आई डोंट थिंक इट इज़ अ
बिग शॉक। वो शेख हसीना को यकीनन हटाना चाहते थे, मगर मोहम्मद यूनुस को भी वो चाहते थे कि पपेट की तरह वो काम करते रहे उनका। हाँ। और बहुत स्ट्रेच करने की भी कोशिश की, लेकिन बावजूद उसके एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इस वक्त बांग्लादेश में है। तो उसका क्या जो करना चाहते थे, जैसे धीरे धीरे आसपास सब नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान की भी ऐसी सिचुएशन कर रखी है, वही सेम सिचुएशन श्रीलंका में करने की कोशिश की, बर्मा म्यांमार में करने की कोशिश की, धीरे धीरे वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश थी। लेकिन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, यूएस के जो एम्बिशंस हैं उनको कितना बड़ा झटका है। देखिए, मैं और जो देश जो आपने जिक्र किया उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, केवल बांग्लादेश के ऊपर। मेरे विचार से अमेरिका यही सोच रहा होगा, जो ये बिल्कुल बड़ी अच्छी तरीके से मोहम्मद यूनुस थे उनको कंट्रोल कर रहे थे, और जो नई सरकार आई है, क्योंकि छोटा देश है, छोटी इकॉनमी है, और उनके पास आपने देखा अभी मोहम्मद यूनुस ने वहाँ पर भेजा और जो अपने टैरिफ्स थे 20% से कम करा के 19% करा दिए। अगर वो अमेरिकन कॉटन का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर स्पिनिंग वीविंग वगैरह में, अपने जो अपैरल्स में है, तो तब उनको 0% ड्यूटी है, उसमें वो कर नहीं पाएंगे। परंतु फिर भी उन्होंने एक कैरेट उनके सामने डैंगल करा दी है। तो मैं नहीं समझता हूँ जो अमेरिका सोचेगा दैट ये उनके लिए कोई बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि उन्हें ये मालूम था जो मोहम्मद यूनुस इनडेफिनेटली कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। उनको वहाँ पर वो लाए हैं, उन्होंने काम करना था, शेख हसीना को हटाना था, वो उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था, वो उन्होंने उनको हटा दिया है। और ये राइट ऑफ द सेंटर पार्टी है बीएनपी वैसे ही, तो उनकी थोड़ी सी आइडियोलॉजी भी वहाँ पर जो अमेरिका में जो सरकार है, जो रिपब्लिकन्स हैं, विच आर राइट विंग टू द राइट जो पार्टी है, तो उनके साथ वो समझते हैं वो काम कर लेंगे। इन एनी केस वो समझते हैं इतनी बड़ी वाली उनकी इकॉनमी है और ज़रूर अच्छी तरीके से वो इनको कंट्रोल कर पाएंगे। आई डोंट थिंक दैट वो ऐसा सोच रहे होंगे जो हमारे इंटरेस्ट के लिए कोई ये बहुत बड़ा धक्का है, परंतु कैसे अब इनके साथ एंगेज किया जाए वो उसके बारे में वो देखेंगे। थैंक यू सो मच सर। जब भी आप आते हैं शो पे कुछ ना कुछ एक नया पर्सपेक्टिव निकल करके आता है हमेशा, बिकॉज यू आर सो एक्सपीरियंस्ड। आपने इतना समय बिताया है इन कंट्रीज़ में, खासकर बांग्लादेश में। मैं जब सोच रही थी कि ये इलेक्शंस के रिजल्ट्स डिस्कस करने के लिए किसको बुलाऊं, तो यू वर द फर्स्ट नेम, क्योंकि एक टाइम वहाँ पे बिताना, उस पॉलिटिक्स को समझना, उस देश को समझना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद एनालाइज करना, लाइक सो मेनी ईयर्स, ऑलमोस्ट 4 decades डाउन द लेन, जब आप अपना समय वहाँ बिताने के बाद बैठते हैं, फिर आप एनालाइज करते हैं, जो आउटकम आता है वो ग्राउंड वर्क से आता है। थैंक यू सो मच सर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। Thank you for inviting me, Smriti. It's always a great pleasure to be with you, and I've really enjoyed our conversation. And I wish you all the very best. Thank you so much, sir. Thank you. फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।